जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और मीना तारिक जो कि एक बिजनेस एडवाइज़र हैं वो आ चुकी हैं हमारे जो है शो पे, हमारे सेट पे, और मैसेजेस की भरमार है। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि हम लोगों ने ये शुरू में अनाउंस किया था कि आप लोगों के कोई भी बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बिज़नेस में सीखना चाह रहे हैं वो आप हमें मैसेज करें और उनके जवाब आज हम मीना से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा कलर पहना है आपने। थैंक यू। मैं अभी इस सोफे पे पड़ी हुई थी आराम से, आपकी सोशल मीडिया सेगमेंट एंजॉय कर रही थी। जब एकदम पता चला कि कैमरा पैन करने वाला है तो मुझे जो है ना पूरा सेट दिखाना है। हाँ, पूरा सेट दिखाना है, तो मुझे एकदम जो है ना वो जिंदा दिखना पड़ा। जी मीना, हमेशा की तरह आप जब भी आती हैं तो हमारा व्हाट्सएप और हमारा इंस्टाग्राम जो भर जाता है सवालों से। अब सवालों की तरफ बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल जी, उस्मान खान कराची से आपका पहला सवाल है। उम्मीद है मीना आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कर रही होंगी। थैंक यू। मेरी अर्ज ये है कि मैं एक थिंक टैंक या रिसर्च सेंटर खोलना चाहता हूँ। ठीक है। आप प्लीज ये बताएं कि उसके अखराजात कैसे पूरे होंगे और उसको सस्टेनेबल मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जितना मुझे अंदाज़ा है, ये जो थिंक टैंक्स या रिसर्च सेंटर्स होते हैं ये अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ सेल कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए। ये कंसल्टेंट्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ बेच रहे होते हैं। आपकी जिस भी टॉपिक पे आप थिंक टैंक बनाना चाह रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आप रिसर्च की कंपनी खोलना चाह रहे हैं, आपकी कोई एक्सपर्टीज़ होगी ना उसमें। हो सकता है वाटर हो सकता है एनर्जी हो सकता है कोई पॉलिटिक्स के अराउंड हो, कोई आपकी एक्सपर्टीज़ होगी। तो आम तौर पे वो लोग क्या करते हैं कि वो एज कंसल्टेंट्स काम करते हैं, वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं और उसकी बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। या फिर आप डिफरेंट टाइप्स के कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए एज अ कंपनी अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं जिनमें उनको रिसर्च टीम्स चाहिए होती हैं। आपकी रिसर्च टीम और कंपनीज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिसर्च करती है, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं और फिर उन पैसों को आप यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए। आपने सोचना ये कि आप बेच रहे क्या हैं। एज अ थिंक टैंक ज़ाहिर है आप कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, आप चाहते होंगे कि वो आप मुल्क की पॉलिसी को इम्पैक्ट करें, मगर शायद उन चीज़ों के से आप अभी पैसे नहीं कमा सकते। तो कौन से ऐसे काम हैं जो करके आप अभी पैसे कमा सकते हैं ताकि आप इसके अखराजात पूरे करें। बहुत से थिंक टैंक्स और रिसर्च सेंटर्स फंडेड भी होते हैं, तो आप ऐसे ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपको फंडिंग मिल जाए 6 महीने के लिए, साल के लिए, जिससे आप शुरू में अपना सेटअप कर सकें और फिर उसकी बेसिस पे आप मजीद आगे काम जो है वो लेते हैं। उसमें आप सूबाई और विफाकी हुकूमतों के बहुत से इदारे हैं जो ग्रांट्स दे रहे होते हैं। बैनुल-अक़वामी NGOs, तरक्याती इदारे जो हैं वो ग्रांट्स दे रहे होते हैं। जो आप जैसे ब्रेन्स रखने वाले जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं उनको इनकरेज भी करते हैं, इवन उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। और जो भी आपका सेक्टर है, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी पे आजकल बड़े ग्रांट्स आ रहे हैं, राइट। पूरी दुनिया में एक इशू चल रहा है एनर्जी का, क्लाइमेट चेंज का, तो उसके अराउंड बहुत सारे ग्रांट्स आ रहे हैं। तो अगर आपका थिंक टैंक या रिसर्च सेंटर क्लाइमेट चेंज या क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है तो वो ग्रांट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। एग्जैक्टली। जी, आपके पास सवाल है फातिमा? जी बिल्कुल। कुरतुलैन ने हमें मियाँ चन्नू से जो है मैसेज किया है। सर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, हाथ से बने फ्रॉक, पंखे और हैंडमेड ज्वेलरी खुद बनाती हूँ। अपने गांव में तो मैं सेल करती हूँ, लेकिन शुमाइला बहन की तरह मुझे आमदन वैसी नहीं मिलती जितनी मैं मेहनत करती हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। मैं कैसे वेबसाइट बनाऊँ, इस हवाले से मुझे गाइड प्लीज़ कर दें। मैं किससे सीखूं? अच्छा, सो आपको वेबसाइट है ये मियाँ चन्नू से। जी कुरतुलैन, आपको वेबसाइट बनाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट बड़ी देर बाद आती है। वेबसाइट एक नई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वहाँ तक हम प्रोग्रेस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे बेचने की ज़रूरत है, आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे बेचने की ज़रूरत है। अच्छा, इन पे कैसे बनाएं? मतलब ऑनेस्टली कुरतुलैन, अगर आप यूट्यूब यूज़ करती हैं और उस पर कोई ड्रामे देखती हैं या गाने सुनती हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें ना कि फेसबुक पे बिजनेस का पेज कैसे बनाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत अच्छे बने हुए, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, ऑलमोस्ट हर किस्म की लैंग्वेजेस में। आप उनको देख के अपने बिज़नेस का एक पेज बनाएं और उस प्लेटफॉर्म पे बनाएं जहाँ पे आप बेचना ज़्यादा चाहती हैं। आप या शुमाइला या आप जैसे बहुत सारे लोग जो अपने गांव में या अपने एरिया में चीज़ बेच रहे होते हैं, उनको प्राइस इसलिए कम मिल रही होती है क्योंकि उस एरिया के जो लोग होते हैं या जिनको आप बेच रहे होते हैं, उनकी बाइंग पावर जो है वो कम होती है। वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 2000 का पंखा नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 400 का पंखा अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने ढूंढना ये है कि जो 2000 का पंखा खरीदने वाले लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं और वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हैं
ٹھیک ہے. اگر میں یا فاطمہ ہیں تو ہم کس پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور وہاں اپنی چیز ڈالیں اور آپ ہمیں بیچیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت آسان ہیں, انہوں نے بنائے ہی ان کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ ان کو ایزیلی یوز کر سکیں. تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ یا آپ سمجھیں کہ مجھے بہت بڑی کوئی ڈگری چاہیے, ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو نا اپنا ڈر روک رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میرے سے یہ نہیں ہوگا, پر اگر آپ اتنی کمپلیکس چیزیں بنا لیتی ہیں جو آپ ہاتھ سے بنا رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. آپ یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز دیکھیں, آپ بہت ایزیلی یہ کر سکیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی. پشاور سے ہمیں یاد کیا ہے ضیاء الرحمان صاحب نے, اور بڑا انٹرسٹنگ ان کا سوال ہے. کہتے ہیں مینا جی آج کل چیزوں کی جو پروڈکٹس ہیں جو میرے کام میں استعمال ہوتی ہیں ایز را مٹیریل وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, تو بہت مشکل ہو گیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں کوالٹی, کوانٹٹی اور پرائسنگ کے ان اصولوں کو ذہن میں رکھوں جو آپ ہمیں بتاتی رہتی ہیں, تو پھر میری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ پروڈکٹ میری مہنگی ہو گئی ہے, را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے, اور میں اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر اس معیار کو پورا رکھوں تو پھر گھر والوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں, اور گھر والے کہتے ہیں اچھا تم کاروبار کر رہے ہو کہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہو. آئی تھنک بڑا اچھا سوال ہے اور یہ اس وقت بہت زیادہ بزنسز یہ فیس کر رہے ہیں, تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے کویسچن بھیج کے. ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینا ہے, اس کو کہتے ہیں شرنکفلیشن. شرنکفلیشن, اچھا انفلیشن سے شرنک یعنی کہ کسی چیز کو چھوٹا کرنا. شرنکفلیشن کہتے ہیں کہ جب آپ چپس کا پیکٹ کھولتے ہیں اور اس کے اندر پہلے 15 چپس ہوا کرتے تھے اور اب صرف 5 نکلتے ہیں, اس کو شرنکفلیشن کہتے ہیں. کہ ہم جو چیز خریدتے تھے پہلے, اب وہ جو ہے نا اسی کے پیکٹ کے اندر 5 کی جگہ 3 نکل رہے ہیں, اتنے پیسوں میں چیز کم کر دیتے ہیں. اور یہ ایک فینومینا ہے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی چیز سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں را مٹیریل کی پرائس انکریز کر جاتی ہے, تو ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنی پرائس اپنے کسٹمر پہ ٹرانسفر کریں. تو عام طور پہ لوگ کوانٹٹی ہی کم کرتے ہیں, وہی رہتی ہے, کوانٹٹی کم کرتے ہیں. بٹ جو ایک چیز شاید میرے خیال میں زیادہ کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ایک تو ڈفرینٹ کسٹمر ڈھونڈنا چاہیے. جو آپ کا کسٹمر ہے نا وہ یہ پرائس افورڈ کر سکتا ہے, وہ اس سے اوپر افورڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنی پرائس کریکٹ کریں گے تو اس کسٹمر کی افورڈیبلٹی سے نکل جائیں گے, رائٹ. اگر را مٹیریل کی پرائس یہاں آ گئی ہے تو آپ کی پرائس اوپر ہونی پڑے گی نا, آپ اتنے نیچے تو نہیں بیچ سکتے. اگر آپ وہ کرتے رہیں گے تو آپ لاس میں بیچتے رہیں گے. آپ کو نیا کسٹمر ڈھونڈنا پڑے گا جو اس لیول پہ چیز خرید سکے. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ مشکل چیز ہے اور یہ کمپلیکس چیز ہے. اس میں برانڈ کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے, اس میں شاید آپ کو اپنا ایریا چینج کرنا پڑے, جگہ چینج کرنا پڑے, پلیٹ فارم چینج کرنا پڑے, شاید پروڈکٹ چینج کرنا پڑے, پروڈکٹ میں کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے. بجائے اس کے کہ آپ شرنکفلیشن کریں یعنی چیز کی کوالٹی یا کوانٹٹی کو کم کریں, آپ الٹا اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کریں, اس کو تھوڑا سا اور اسپروس اپ کر کے, تھوڑا سا اور بہتر کر کے, تھوڑے سے اور مہنگے تب جو چیز افورڈ کرنے والا طبقہ ہے اس کو بیچنے کی کوشش کریں. یہاں پہ اگر ہمیں ضیاء الرحمان تھوڑا سا ہمیں بتا دیتے کہ ان کی پروڈکٹ کیا ہے تو مینا شاید آپ کو زیادہ میں اور بہتر بتا سکتی. مگر مسئلہ اب یہی ہے, رائٹ, کہ اگر آپ اسی کسٹمر سیگمنٹ کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی تو افورڈیبلٹی ایکچولی نیچے جاتی ہے. اکنامک ریسیشن میں یہ پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ ہم سارے نا ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. جو اپر مڈل کلاس ہے وہ مڈل کلاس ہو جاتا ہے, جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس ہو جاتا ہے, جو لوور مڈل ہے وہ اس سے نیچے چلا جاتا ہے. ہم سارے اکنامک ریسیشن میں پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ایک ایک سٹیپ یا 2 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. ہماری افورڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو اگر میں پہلے یہ چیز افورڈ کر سک رہی تھی نا, تو اب ویسے ہی میری افورڈیبلٹی بھی نیچے چلی گئی ہے اور آپ کی پرائس اوپر جا رہی ہے. تو آپ کو نیا کسٹمر پرسونا, نیا کسٹمر سیگمنٹ ڈھونڈنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں. مگر اگر آپ پرائس نہیں صحیح کریں گے تو آپ صرف اپنے آپ سے اور اپنے بزنس سے جھوٹ بول رہے ہوں گے. لیکن مینا مجھے نا ضیاء الرحمان کی ایک بات بڑی پسند ہے جی, کہ وہ اپنی کوالٹی کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, اور یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل بالکل کہ آپ نے اپنا وہ معیار, کیونکہ یہ ریسیشن جو انٹرنیشنلی ہے اس وقت, جیسے گلوبل ریسیشن سے تمام ممالک گزرے, تمام معاشرے گزرے, اس نے ختم بھی ہونا انشاءاللہ. اور یہ سائیکلز ہوتے ہیں. ریسیشن اچھے ٹائم بھی سائیکل میں ہوتا ہے اور برا ٹائم بھی سائیکل میں ہوتا ہے نا. تو یہ ایسے سائیکلز جاتے ہیں, ریسیشن آتی ہے پھر اچھا ٹائم آتا ہے, بوم آتا ہے, پھر ریسیشن آتی ہے, پھر بوم آتا ہے. تو یہ کچھ سال کی بات ہوتی ہے, پھر ہم نکل جاتے ہیں. جیسے ہمیں اپنی جوانی میں پہلی محبت ہوئی نا, تو وہ بھی سائیکلز میں ہوتی ہے. اس محبت میں جب بریک اپ ہوا اور ہم رویا کرتے تھے, تو ہمارے گروز یہ کہا کرتے تھے کہ اچھے وقت بھی نہیں رہے,
तो बुरे भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये दिस इज सो ट्रू। कोई भी अच्छा वक्त भी नहीं रहता और बुरा वक्त भी नहीं रहता, और दोनों टाइम्स पे ये याद रखना होता है कि ये एक जैसा नहीं रहेगा, वक्त ये बदल जाएगा। भी याद रखना होता है। इकोनॉमिक बिल्कुल अच्छे में भी याद रखना होता है। तो इकोनॉमिक हालात की भी यही बात है। कुछ अभी 2-3 साल पहले कुछ एक बूम सा चल रहा था, पैसा आ रहा था, ये हो रहा था, वो रहा, बुरी दुनिया में हलचल थी, पैसे की मूवमेंट थी, फिर एकदम से वो एक डाउन टर्न आया, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर डाउन टर्न आएगा। तो ये हमारी जिंदगी में बहुत दफा होगा। तो इस मुश्किल वक्त में बेसिकली तो हमें सस्टेन बिल्कुल करना सीखना है ना। एग्जैक्टली। जी फातिमा, आपके पास सवाल है? जी, तनवीर जहां ने हमें कराची से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, मीना तारिक का सेगमेंट बहुत पसंद आता है क्योंकि उससे मुझे बिजनेस को सेट करने में बहुत मदद मिलती है। बस ये तारीफ थी। थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं एक और क्वेश्चन प्लीज। जी सवाल करें। खलीलुर रहमान सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से है और मेरा सवाल ये है कि मीना साहबा से कि मैंने बहुत डिजिटल जो है स्कॉलरशिप्स ली हैं, स्किल सीखी हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आती कि अब मैं काम कैसे स्टार्ट करूं। मतलब स्किल्स वो सीख चुके हैं और अब काम के, और जो कोर्सेज उन्होंने किए हैं, उन्होंने वो फ्रीलांसिंग की है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया है, क्रिएटिव राइटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है और वीडियो एडिटिंग है। अच्छा, सो आजकल बहुत सारे लोग ये डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके ऊपर आप काम ढूंढ सकते हैं। उनके ऊपर आप जाके अपना प्रोफाइल बनाते हैं, फिर लोग आपको काम के साथ आप अपना पोर्टफोलियो लगाते हैं, लोग आपको देख के, आपका काम देख के आपको रीच आउट करते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये कर दें, या आप खुद कामों के लिए अप्लाई करते हैं। पर इसके अलावा जो एक चीज़ आपको करनी चाहिए वो असल में पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि फाइवर और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे 1-2 साल लग जाते हैं अपना प्रोफाइल इतना अच्छा बनाने में कि आपको काम एक अच्छी मिकदार में काम आना शुरू हो। साथ साथ आप लिंक्डइन पे ख़ास तौर पे या इवन टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करें। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी और भी इस बारे में और बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, कि जिन एरियाज़ में आपकी महारत है आप इसके बारे में बात करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये बंदा ऐसा है जिसको ये चीज आती है, अगर मेरे पास कोई काम है तो मैं इसके पास जाऊं। मतलब बेसिकली तो जो कोर्सेज इन्होंने किए इसी के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दें ताकि लोगों को पता चले कि ये आपकी एक्सपर्टीज है। देखिए, आपने काम अट्रैक्ट करना है ना, आप अपने आप को मार्केट करेंगे तो आप काम अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करनी चाहिए। कहूटा से शाहजैन ने हमें याद किया है, कह रहे मेरा सवाल मीना बाजी से ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने बहुत से बिजनेसेस के एड्स आ रहे होते हैं, इसके अलावा लोगों की प्रोफाइल्स आ रही होती हैं कि मैं उन्हें फॉलो करूं, मुझे सजेस्ट किया जा रहा होता है। तो मैं अपने बिजनेस के मुतालिक ये ऑटो मैसेजेस कैसे इस्तेमाल करूं कि मैं लोगों के सामने आऊं? बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। सो सोशल मीडिया इस तरह काम करता है कि वो लोगों के इंटरेस्ट्स को भांपते हुए, जांचते हुए उनको उनके इंटरेस्ट की चीज दिखाता है। तो अगर मैंने जाकर एक लैंप देखा है ना किसी के पेज पे, किसी बिजनेस पेज पे जाकर लैंप देखा है, तो उसके बाद अगले 2 दिन ना वो मुझे और ऐसे बिजनेसेस के प्रोफाइल्स बार बार सजेस्ट करता रहेगा जो लैंप बेचते हैं, क्योंकि उसने ये देखा है कि मीना ने लैंप की तस्वीर को जाके 3 मिनट के लिए खोल के देखा है या उसके ऊपर क्लिक किया है। मिनट भी नहीं मेरा ख्याल है। अब तो लगता है कि सोचोगे तो नजर आने लगता है, राइट, इतना उनको। या अगर मैंने अपने फोन के करीब बात की ना, कल मैं किसी से, कोई मेरा जानने वाला इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, मैंने कल उनसे कॉन्वर्सेशन की इंग्लैंड पढ़ने के बारे में, तो उन्होंने जो है वो मुझे आज सुबह इंग्लैंड जाने के बारे में एड्स दिखाने शुरू कर दिए, यूनिवर्सिटीज के एड दिखाने शुरू कर दिए। मतलब हम जो बात भी करेंगे वो बिल्कुल। सो आप एज अ बिजनेस क्या कर सकते हैं? अगर सोशल मीडिया जो जिसको दिखा रहा है उसकी बात सुन रहा है, तो बिजनेस ने ये करना है कि अपने पेज के ऊपर ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं और अपने प्रोडक्ट्स की ऐसी तस्वीरें लगानी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लैंप बेचते हैं तो प्लेटफॉर्म को पता हो कि ये बिजनेस लैंप बेचता है, अब मीना को लैंप दिखाने, इसके बिजनेस की तस्वीरें दिखाओ। इतने आप क्लियर होने चाहिए अपने। लेकिन शाहजैन अब क्या करें? सो मैं यही बता रही हूँ, शाहजैन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की बहुत क्लियर तस्वीरें लगाए। शाहजैन जो अपना जो आपका बायो वाला सेक्शन होता है उसके अंदर लिखे कि वो क्या बेचता है। अगर आप शॉलें बेचते हैं तो लिखें हैंडमेड शॉल्स मेड इन पाकिस्तान, ताकि अगर कभी कोई सर्च करे पाकिस्तान शॉल्स, तो हैंडमेड शॉल्स, तो आप नजर आने लगे। और दूसरी बात, रेगुलरली पोस्ट करें। अगर आप रेगुलरली पोस्ट नहीं करेंगे, यानी दिन की एक पोस्ट नहीं लगा रहे या हफ्ते की कम से कम 5 दिन आप रेगुलर डेली पोस्ट नहीं लगा रहे, तो फिर आपका प्रोफाइल वो लोगों को नहीं दिखाएगा। मतलब एक दिन की एक पोस्ट भी काफी है। एक दिन की एक पोस्ट ही लगानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगानी। पर आपने अगर एक दिन की एक पोस्ट नहीं लगाई तो आपका जो पेज है वो सजेस्टेड पेजेस में नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी फातिमा जी, मेरे पास तो एक आखिरी मीना की वार्डरोब की तारीफ है, मैं वो करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगी आप पहले क्वेश्चन करें। नहीं, सवाल आप पहले तारीफ करें। सवाल कंट्रोल रूम हमें भिजवा रहा है। शाहीन ने हमें जोहराबाद से जो है कहा है, सर मीना तारिक से सवालात तो मेरे बाकी बहन भाई कर ही लेते हैं,
मेरा सवाल जरा हट कर है कि मीना जी आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है और आप कहाँ से लेती हैं, हमें जरा बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। नहीं, मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ और बहुत सारी डिफरेंट जगहों से लेती हूँ, कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है। मेरे एक बड़े अच्छे और बहुत पुराने टेलर हैं मुस्तफ़ा भाई, F10 इस्लामाबाद में, वो उनसे मैं वो सिलवाती हूँ। मुस्तफ़ा भाई को अल्लाह खुश रखे, जिंदगी दे, वो मेरे सारे कपड़े जो है वो सिले होते हैं क्योंकि कस्टमाइज होते हैं ना तकरीबन सारे। बट थैंक यू सो मच। कंट्रोल रूम कह रहा है कि कोई तस्वीर है, ठीक है, सवाल नहीं है, कोई तस्वीर है जो आई है, अच्छा, वो स्क्रीन पे वो आविज़ा करना चाह रहे हैं। जी कंट्रोल रूम, अलीजा ने मुल्तान से भेजी और वो कह रही हैं कि अच्छा, वो कह रही हैं कि जी बाकी सब तो ठीक है। ये भी कुछ देर पहले की तस्वीर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। ये हमारा लाइव शो इस वक्त चल रहा है, जिस वक्त हमने स्टूडियो की सैर करवाई, तो वो कह रही है कि जी अलीजा मुल्तान से कह रही है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो एक शख्स पीछे, जो उन्होंने तो लफ्ज बाबा इस्तेमाल किया लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, उन्होंने कहा ये शख्स जो पीछे कुर्सी पे बैठा है ये इंसानी हुकूक की पामाली पाकिस्तान टेलीविजन क्यों कर रहा है? हमने बच्चों की जबरी मुशक्कत तो सुनी थी, ये बुजुर्गों की जबरी मुशक्कत भी हो रही है। और ये आपका कैमरामैन कौन है जिसको रिटायरमेंट के बाद भी आप लोग, भाई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं वो से वो बाल डाई नहीं करते, तो उनको आपने जो है ना समझ लिया है कि वो जो है ना वो। लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुल्तान से। इनका नाम क्या है? आमना, अलीजा। अलीजा, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतने प्यार और इतने शौक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो ये जो आपने जिनको बाबा कहा, ये हमारे आसिफ शाह हैं जी, हमारे बड़े सीनियर कैमरामैन हैं। और ये जो आप इनकी सफ़ेद दाढ़ी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि बुजुर्ग हैं और ये चल नहीं सकते, ये हम में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये दाढ़ी वाइट डाई करते हैं, इनको वाइट दाढ़ी का शौक है। अभी इनकी रिटायरमेंट में, आसिफ शाह कितने साल पढ़े हैं आपके रिटायरमेंट में? 10 साल पढ़े। यानी हैं आसिफ शाह, तुम में से छोटे हो 4 साल? अच्छा, ये मुझसे भी छोटे हैं। देखिए तो आसिफ शाह जो है जनाब हमारे बड़े ज़बरदस्त कॉलीग हैं और ये बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन नहीं है, बड़े एक्टिव हैं। वो उनको हमने कोने में फंसा दिया था, इसलिए वो उठ नहीं सकते। इनको आप अगली दफा एक्सरसाइज वाले सेगमेंट में बुलाएं ताकि लोग इनकी जो है ना कोई पुशअप्स वगैरह देखें और उनको पता चले कि ये कितने एक्टिव हो गया। जी, जाते जाते 2 मिनट हमारे पास रह गए। रावलपिंडी से इकरा ने हमें याद किया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घर में सिलाई का काम करती हूँ, इस काम को आगे कैसे बढ़ाऊँ? सिलाई का काम अगर आप करती हैं तो आपका भी प्रॉब्ली सबसे बड़ा इशू जो है या चैलेंज जो है वो यही होगा कि आप नए कस्टमर्स कैसे लेके आएँ, क्योंकि आमतौर पे आप ना अपने करंट कस्टमर्स के साथ स्टक हो जाते हैं। तो आप बड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप कोई सेल्स लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी कंपनीज कर रही होती हैं बट हमारे छोटे बिजनेसेस नहीं करते। अगर मैं मुस्तफ़ा भाई के पास इतने सालों से जा रही हूँ और मुस्तफ़ा भाई मुझे कहें कि मीना आप अब नया जो कस्टमर लेके आएंगी, मैं उस पर आपकी अगली सिलाई जो है ना वो 20% ऑफ कर दूंगा या 30% ऑफ कर दूंगा, तो आप इंसेंटिव और लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू नए कस्टमर्स ला सकते हैं। ज़ाहिर डिजिटल वगैरह आपको यूज करना चाहिए ताकि आपके काम की क्वालिटी, नफासत वगैरह लोगों तक पहुंचे, पर उसके अलावा आप अपने करंट यूजर्स और करंट कस्टमर्स को भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। जी, आज़ाद कश्मीर से नाम इन्होंने हमें नहीं बताया, कह रहे मीना बाजी से सवाल है कि मैं घर से खाना बनाकर कैसे ऑनलाइन सेल करूं? आप एक तो अपना ऑनलाइन पेज बनाएं जो कि, और आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे कैसे आपने बनाना है, और फिर आप डिसाइड करें कि आप सेल करना किसको चाहती हैं। देखिए, खाना तो आपको बनाना आता है पर खाना भी बहुत किस्मों का बन सकता है और वो खाने वाले भी बहुत किस्मों के हो सकते हैं। आप ऑफिस को खाना सप्लाई कर सकती हैं, आप स्कूल्स को खाना सप्लाई कर सकती हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे खाना सप्लाई कर सकती हैं, और आप ऑनलाइन डेली लोगों को खाने जो चाहिए होते हैं उनके लिए निकल के थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली कौन है जिसको आप सबसे इजीली खाना सप्लाई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके इर्द कोई कॉल सेंटर या कोई ऐसा ऑफिस है जिनके बहुत एम्प्लॉइज हैं और आप उनको जाके कहें कि जी आपका डेली खाना जो आता है मैं आपको वो इस प्राइस पे लोगों का खाना लंच टाइम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको शुरू में ही एक ही गो में बल्क ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद आप बाकी बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें। शुरू में कोशिश करें कि कोई एक आध ऐसा बल्क ऑर्डर पकड़ लें ताकि आपकी एक पक्की इनकम आनी शुरू हो जाए और प्रोसेस बनना शुरू हो। और यहाँ पे मैं भी एक मशवरा देना चाहूंगा कि आज़ाद कश्मीर से आपने हमें याद किया, आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद से कुछ इतना दूर नहीं है, बिल्कुल, तो कुछ पका के राइजिंग पाकिस्तान को भी भेजें, हम पहले खाएं, इधर बैठ के आपकी प्रमोशन करें हैं।
हम बताएं किसी दिन नाश्ता के, हाँ जी ये अब आपने अपना नाम भी नहीं बताया कि जी ये नाश्ता आजाद कश्मीर से है, बड़ा मजेदार है, ऐसा आपका बिजनेस चमकेगा, है ना? इनका बनाया हुआ नाश्ता करें, साथ वो बखर के जो पंखे हैं वो जलाएं, शुमाइला के पंखे, सारा सबकी जो चीजें हैं वो हम इधर ही जो है ना वो शोकेस व्हाई नॉट। ये देखिए यही पाकिस्तान का हुस्न है कि भक्कर से लेके आजाद कश्मीर तक, नौशेरो फिरोज से लेके कोहाट तक कितने लोग हैं जो आपके सेगमेंट को मीना फॉलो करते हैं और अपनी छोटी छोटी दुनिया में कुछ बड़ा सा करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी होम, जो कि आपका अपना घर है, राइजिंग पाकिस्तान, हमारी कोशिश भी यही है कि हम आप जैसे छोटा कारोबार करने वाले गांव गोट में बैठे बहन भाइयों को एनकरेज करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें और उनको हेल्प करें। मीना थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज का शो कैसा लगा हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।